फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कल आप लोग का 136 नंबर प्रश्न तक हो गया था। अब आज आपका 137 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से आपका आज शुरू होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ये आपका लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, सविनय अवज्ञा कार्यक्रम का शुरुआत इस अधिवेशन में हो गया था। ओके, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये इस अधिवेशन का एक प्रमुख परिणाम यह था कि कांग्रेस कार्य समिति को यह अधिकार दे दिया गया था कि यदि ब्रिटिश सरकार भारतीय मांगों को पूरा करने में विफल रही तो वह सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू कर सकती है। अगर जो है कि सरकार नहीं मानती है, ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति जो है को अधिकार दिया गया कि सरकार अगर भारतीय मांगों को नहीं मानेगी तो हम लोग सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929। ओके, अब 138 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिमला सम्मेलन का जब हुआ तो वायसराय कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, क्योंकि आप जानते हो इसका सेकंड नाम वेवेल योजना है। शिमला सम्मेलन को वेवेल योजना भी कहते हैं, तो अब नाम से ही स्पष्ट है कि लॉर्ड वेवेल थे, क्योंकि अक्टूबर 1943 के बाद ना निम्नलिखितों की जगह लॉर्ड वेवेल आ गए थे भारत के वायसराय बन के। तो 43 में जो है कि निम्नलिखितों थे, 43 के बाद यानी कि 1945 में जब शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना हुआ था तो वेवेल आ गए थे। ओके, तो पहला कथन तो आपका ऐसे ही कट होता है। सेकेंड नंबर आपका प्रश्न क्या है कि भारतीय नौसेना का विद्रोह वर्ष 1946 में हुआ, जब मुंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो शाही नौसेना विद्रोह इसको कहते हैं, जो 1946 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? जब भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की घटनाओं ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों को इससे प्रभावित भी किया था। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था ना, 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के जो सिग्नल प्रशिक्षण संस्थान थे वहाँ पे आपका SMIS करके था तलवार, जो है कि SMIS तलवार के नाम से गैर कमीशन अधिकारी और सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, 18 फरवरी 1946 को हुआ था आपका ये विद्रोह, 1946 में हुआ था। ठीक है, तो ये कारण क्या था? कारण तो आपका खराब भोजन, जाति भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टीका टिप्पणी हुआ था, जिसके कारण सिपाहियों के विद्रोह के लिए मजबूर हो गए थे। उसके अलावा नाविक जो है वीसी दत्त की गिरफ्तारी जो हुई थी, जिसे तलवार नौसेना का एक जहाज था, नाम था तलवार, उनकी दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? वीसी दत्त को। ठीक है, तो ये जो है तलवार, ये एक कारण बना। बम्बई में तलवार जो था एक जहाज, बम्बई में। शीघ्र ही फिर इस विद्रोह ने अपनी चपेट में कराची, मद्रास और कलकत्ता। तो इसमें जो शॉर्ट में आपको मिल रहा है कि मुंबई और कराची में हुआ था, इसके अलावा आपका जो है कि मद्रास में और कोलकाता में भी हुआ था। ठीक है, इसके अलावा विद्रोहियों ने कांग्रेस लीग कम्युनिस्ट पार्टी का जो झंडा था ब्रिटिश यूनियन जैक की जगह लगा दिए। ठीक है, उसके बाद विद्रोहियों ने कांग्रेस लीग जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो झंडा है ब्रिटिश इंडियन यूनियन जैक की जगह लगा दिए। 4 दिन के भीतर विद्रोहियों ने करीब 20 जहाज पर अधिकार कर लिया था। जो विद्रोही लोग थे उन्होंने, कराची में भी हिंदुस्तान जहाज था और बम्बई में एक तलवार जहाज था। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न यूपीएससी में भी और झारखंड व पूछ चुका है। ठीक है, कराची में हिंदुस्तान जहाज था, बम्बई में तलवार जहाज था, नाम था। नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का जो है MS खान थे, MS खान के नेतृत्व में गठन किया गया था। विद्रोहियों के द्वारा नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे MS खान। ठीक है, इस संस्था में बेहतर खाने, श्वेत और भारतीय नाविकों हेतु समान वेतन, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये सब की मांग की गई थी। ये जो विद्रोहियों को कुचलने के लिए सरकार ने किसको किसको भेजा था? एडमिरल गोल्फ्रेड को इस आदेश से भेजा कि जाओ ब्रिटिश फौजों की सारी सेना दमन के लिए लगा दो। चाहे जो है कि भले ही संपूर्ण नौसैनिक शक्ति हमारी नष्ट हो जाए, लेकिन इसको दमन करो। ठीक है,
इस तरह से कांग्रेसी नेता वल्लभ भाई पटेल और लीग का जिन्ना जो था नाविकों पर आत्मसमर्पण के लिए दबाव डाल रहे थे। जब सरकार के देखिए कि दमनात्मक जो है कि उन्होंने कदम उठाया। फिर क्या हुआ, 25 फरवरी 1946 को पटेल के इस आश्वासन के बाद कि उनका किसी भी प्रकार से दमन नहीं किया जाएगा, विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नौसेना हड़ताल समिति का ऐतिहासिक कथन क्या था? ये जो नौसेना हड़ताल समिति बना था, ठीक है, विद्रोहियों के द्वारा एम एस खान के नेतृत्व में, उनका कथन था कि हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना रही है। पहली बार सेना के जवानों और आम आदमी का खून सड़कों पर एक साथ एक लक्ष्य के लिए बह रहा है। ये कथन, ये स्टेटमेंट आपका यूपीएससी में पूछ सकता है, हालांकि पीसीएस वगैरह में इतना नहीं पूछता है, ठीक है। तो आपका ये, आप इसमें देखो अमाउंट रिटर्न तो होगा नहीं, इसलिए जो आपका कथन एक गलत है, दो सही है, ठीक है। चलिए 139 में आते हैं। जैसे जैसे फिर से वो टॉपिक आएगा, जैसे शिमला सम्मेलन को मैंने फिर से आपको बताया क्या था शिमला सम्मेलन, हाँ, उसी तरीके से जब जब टॉपिक आएगा तो आपका रिवीजन मैं कराती जाऊंगी। आपका बहुत बार एक टॉपिक रिवीजन होने वाला है, डोंट वरी। 139 प्रश्न जो है, देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। सिविल सेवा, ये तो मतलब दिमाग में हिंट करता है ये बात की, अच्छा सिविल सेवा कहाँ से पूना पैक्ट में, ठीक है, दलित वर्गों के लिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भाग नहीं लिया था, सही है, सिर्फ द्वितीय में लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचक, हाँ, ये तो अम्बेडकर जी ने रखा था। तो आपका पहला और तीसरा सही है, सेकंड नंबर तो वैसे भी आप एलिमिनेशन से सही कर सकते हो। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नेताओं के बीच लंदन में 3 बैठक हुई थी, ठीक है, 30 से 32 तक के टाइम में। 1930 में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो अम्बेडकर ने दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की थी। पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की भी बात की गई थी, ठीक है। फिर कथन 2 तो सही नहीं है। अम्बेडकर के द्वारा जो है कि पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ था और गांधी जी और अम्बेडकर थे, उनके प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ। इसने प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्गों, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए, एससी लोगों के लिए, एससी जो भी लोग हैं, उनको प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्गों के आरक्षित सीटें प्रदान की और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया। इस समझौते ने दलित वर्गों के लिए शुरू में प्रस्तावित पृथक निर्वाचिका की जगह ले ली, ठीक है। ये जो पूना पैक्ट हुआ था ना, इसमें प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गई थी, ठीक है। प्रांतीय विधानसभा में आरक्षित सीटें दी गई थी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को उनके सुनिश्चित भी किया गया था, ठीक है। उनके लिए पृथक निर्वाचिका की जगह लिया गया था। तीसरा भी सही है आपका, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था। गांधी जी ने, कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर संदेह था। उनका मानना था कि चर्चा से भारत के भविष्य के लिए संतोषजनक कोई परिणाम नहीं निकलेगा, ठीक है। 140 नंबर प्रश्न में आइए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन होगा, सभी होगा। प्रांतीय स्वायत्ता संघीय न्यायालय, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत, जिसमें राज्य परिषद और संघीय विधानसभा शामिल होगा। बाकी सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। 141 नंबर प्रश्न देखिए, 2004 में पूछा है कि 1935 की कुछ विशेषताएं थी जो निम्न प्रकार से है। एक और दो आपका सही है, तीसरा नहीं है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति इस समय नहीं हुई थी, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी, केंद्र में शुरू हो गया था द्वैध शासन। गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, 1935 का जो आपका अधिनियम है, ठीक है। सबसे पहले तो 1935 का अधिनियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी मेंस में भी आपको अब पूछने लगा है। जो आपका प्रश्न है उसमें एक अधिनियम दे दिया जाता है, कोई भी 1919 या 1935 या कोई भी चार्टर एक्ट से जुड़ा हुआ,
तो आपको उसके बारे में लिखना होता है। तो 1935 का अधिनियम सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की बात की गई थी। उसके अलावा जो है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत कुछ रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहते थे उससे मिलकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में शुरू करने की बात की गई थी। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। संघ में प्रशासन के विषय दो भाग में विभक्त थे, एक हस्तांतरित और आरक्षित। जो आरक्षित विषय थे ना, उसमें आपका प्रतिरक्षा, विदेशी मामले थे, धार्मिक विषय, जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित थे। बाकी सारे विषय हस्तांतरित ग्रुप में आ जाते थे, मतलब हस्तांतरित बाकी रहेगा। ठीक है। उसके अलावा 1935 का अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार अब प्रांत को दे दिया गया था, क्योंकि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। अब विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया उनको। केंद्रीय सरकार का कार्य एक प्रकार से संघात्मक होता था। प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होती थी। जब प्रांत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो गवर्नर में निहित होती थी तथा वह इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की तरफ से गवर्नर करता था। ठीक है। गवर्नर जनरल के सभी कार्य जो होते थे ना, वो मंत्री परिषद की सलाह से होते थे, जिसके लिए वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल अपनी सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करते थे, जिसके लिए वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। उसके अलावा आपका है कि केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन होते थे, एक विधानसभा और एक राज्य परिषद। विधानसभा में 375 सदस्य थे, जिसमें 250 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से और 125 भारतीय रियासत से होते थे। 1935 का अधिनियम के टाइम में ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। राज्य परिषद में कुल 260 सदस्य थे, 104 ब्रिटिश भारत से और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि 104 और एक जो है कि ठीक है। राज्य परिषद भी एक अस्थायी संस्था थी, जिसे राज्यसभा भी है। हाँ, इसमें 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। काफ़ी सारी चीज़ें 1935 के अधिनियम से लिया गया था। ठीक है। विधानमंडल की जो शक्तियाँ अत्यंत सीमित थी। गवर्नर जनरल अपने विवेकानुसार एक साथ दोनों सदनों को आहूत करता था। 1935 के अधिनियम में कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई थी। उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा कहलाता था। गवर्नर को 3 प्रकार की शक्तियाँ थी: विवेकाधीन, विशिष्ट उत्तरदायित्व की शक्ति, मंत्रिमंडल से सलाह लेने की शक्ति। ठीक है। इस तरह से काफ़ी कुछ था। संघीय न्यायालय था। फेडरल न्यायालय के विरुद्ध अपील का तो प्रिवी काउंसिल में ही जा सकते हैं। संघीय न्यायालय को 3 प्रकार के अधिकार थी: प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शी। इस तरह से आपका 1935 का अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा? यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। तो ये पूछा हुआ है बीपीएससी में आपका प्रश्न। ये जो कथन मैं बता रही हूँ ना नेहरू जी का और जिन्ना का, ये याद रखना। नेहरू जी ने इसको कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यह पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत अधिनियम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बस जैसे जैसे आपका आएगा ना टॉपिक, आपका मैं रिवीजन करा दूँगी। ओके। 142 नंबर प्रश्न में आते हैं। चलिए 142 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कहता है कि कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान सभा का चुनाव वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया गया था, यही सही है। सेकंड नंबर देखिए, नेहरू, जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा है, संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 में ना। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? ए सही है। बाकी आपका देखिए, ये जो है संविधान लिखने के लिए गठित समूह था, जिसकी स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। ठीक है। 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा का चुनाव वर्ष 1946 में किया गया था। तो यहाँ कैबिनेट मिशन योजना का नाम तो नहीं ऐड है, बट 1946 है, ये याद रखिएगा, और इसी समय हुआ था। ठीक है। जो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। उसके अलावा है कि सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुना गया था। सही है, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा ही चुना गया था। विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व करने के लिए सीटें दी गई। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रियासतों का प्रतिनिधित्व निर्वाचित सदस्यों के बजाय नामांकित व्यक्तियों के माध्यम से किया गया था। जो रियासत है उनका प्रतिनिधित्व निर्वाचित सदस्य नहीं, नामांकित व्यक्तियों के माध्यम से किया गया था।
ठीक है। बी सी डी सही नहीं है। बी सी डी आपका देखिए नेहरू, जिन्ना, पटेल नहीं। जिन्ना संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया हुआ था, और नेहरू और पटेल इसके सदस्य थे संविधान सभा के, जिन्ना नहीं थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जनवरी 1947 में तो नहीं, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। ठीक है, ये हम लोग प्रस्तावना जब पढ़ते तो याद है ना, प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और जो है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 143 नंबर प्रश्न में आते हैं, अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सितंबर 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित किया गया था। इसने भारत की अंतरिम सरकार के रूप में काम किया। कांग्रेस के नेता और बाद में मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रमुख थे जिसका गठन सितंबर 1946 में हुआ था। कुछ सदस्य भी हैं जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद और प्रधानमंत्री के समकक्ष जो पद है वो नेहरू जी ने संभाला था। CH भाभा जो है, कार्य खान बिजली, जॉन मिठाई उद्योग। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा, सब लुसेंट में भी दिया हुआ। 144 में आते हैं, बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था गुजरात के बारडोली में। ठीक है, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा भूमि राजस्व में 22% की वृद्धि करने के निर्णय से प्रेरित था। ये जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था ना, इसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भूमि राजस्व में 22% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। भूमि राजस्व में 22%। ठीक है, जिसने किसानों को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया, और उन्होंने किसानों को बढ़े हुए करों का भुगतान करने से मना करने के लिए संगठित किया था पटेल ने, जिसके परिणाम स्वरूप एक सफल अहिंसक आंदोलन भी हुआ। परिणाम क्या हुआ कि कर वृद्धि जो है वापस ले लिया गया। उनके नेतृत्व में बारडोली की महिलाओं ने उसने सरदार के नाम से उपाधि भी दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से राजस्व वृद्धि को वापस लेने के लिए मजबूर किया था। 145 नंबर प्रश्न आते हैं, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? क्रिप्स मिशन का क्या मतलब, क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या है? कल भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ना। देखिए, क्रिप्स मिशन के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। क्रिप्स मिशन को मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन को हासिल करना था, और स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह हुआ था। इसमें डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ एक भारतीय संघ के निर्माण की बात की गई थी। भारत को कुछ हद तक स्वशासन प्रदान करने की बात भी की गई थी, फिर भी इसे ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन ही रखा गया। क्रिप्स मिशन विफल रहा क्योंकि यह भारतीय राजनीतिक नेताओं की अपेक्षा खरा नहीं उतरा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब मेन बात यह आता है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया है। आपको अपना भी दिमाग चलाना है, ज़रूरी नहीं है कि आप PDF का लाइन बाय लाइन आप खुद पढ़ें। आपको अपना भी याद करना है, आपको रिकॉल करना है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। 22 मार्च को बताया था मैंने। कैबिनेट मिशन कब आया था, और पूछ चुका है बाबा। आप जब PYQ देखोगे ना, खास करके BPSC का, सब आपको यहीं पे कंफ्यूजन होगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बताओ? 1946 में आया था। ठीक है, 22 मार्च को 1942 को आपको क्रिप्स मिशन आया। 29 मार्च को 1946 को आपका कैबिनेट मिशन भारत आया, और ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद बताते हैं कि कैबिनेट मिशन की शर्तें क्या थी। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए, घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होना चाहिए, यदि वह चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर सकता है। ठीक है, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़ों दोनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जो एक संविधान निर्मात्री परिषद युद्ध के बाद बनेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उसमें ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि भी होंगे, जिसमें कुछ सदस्यों की प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा तथा कुछ जो है कि निर्वाचित कुछ शासकों के द्वारा मनोनीत भी किया जाना था। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग पहले भी बना चुके हैं। जो शासक होंगे वो मनोनीत होंगे, ना कि निर्वाचित होंगे। यही प्रश्न था UPSC 2022 का। ठीक है, फिर था क्रिप्स मिशन में ये कि भारत को कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। कोई प्रांत है अगर ब्रिटिश भारत का,
तो अपने नए संविधान को स्वीकार अगर वो नहीं करना चाहता है तो उसको अपने वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए ये करना होगा, ठीक है। बना सकते हैं मतलब युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के मुख्य मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन ब्रिटिश भारत की सरकार के पास ही रक्षा मंत्रालय भी होगा। प्रतिक्रिया क्या हुआ पता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों? 11 अप्रैल को इस प्रस्ताव की घोषणा को वापस ले लिया गया और इसके बारे में कहा गया, कांग्रेस कार्य समिति की जब बैठक हुई तो कहा कि भविष्य के वादों से ही संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए ना। उसके बाद गांधी जी ने तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, नेहरू जी ने तो इसको कहा कि मतलब उसके पुराने मित्र जो कृष्ण हैं वह शैतान का वकील बनकर आए हैं। मुस्लिम लीग ने कहा कि जो है कि इसलिए किया क्योंकि इसमें ना सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग को नहीं माना गया था, इसलिए मुस्लिम लीग भी नहीं माना। तो 29 मार्च को तो भारत की आया था, सॉरी 22 मार्च को तो भारत आया था क्रिप्स मिशन। 29 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा हुई थी और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव जो है आपका वापस ले लिया गया। इसके बाद आप कभी भूलोगे क्रिप्स प्रस्ताव? नहीं भूलोगे। अगर भूल भी जाते हो तो ऑप्शन देख के आप मार दोगे, इतने अच्छे से समझाया मैंने आपको। चलो, अब हम लोग कौन सा प्रश्न है 1946 करेंगे ना। चलो 46 में आते हैं हम लोग। जो 1935 का भारत अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो ये थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। जो 1857 के विद्रोह के बाद से ही क्या हो रहा था कि राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा के तौर पर रियासतों को सुरक्षित रखने और वफादारी को पुरस्कृत करने के लिए विलय की नीति को बंद कर दिया गया था। 1935 का अधिनियम के तहत एक परिसंघीय संघ का प्रस्ताव रखा गया था। ब्रिटिश भारत रियासत दोनों शामिल थे जिसमें भारतीय राजाओं का शासन था, लेकिन वे ब्रिटिश नियंत्रण में थे। 1935 के अधिनियम का उद्देश्य था कि रियासत सीधे राजनीतिक नियंत्रण करना नहीं था उनका। इसने उन्हें संघीय ढांचे में शामिल करते हुए सहायता दे दी थी। अंग्रेजों ने संबंधों को प्रबंधित करने की कोशिश की, न कि उन्हें पूरी तरीके से नियंत्रित करने की नहीं, प्रबंधित सिर्फ करने की कोशिश की। इसलिए ये डी आंसर आपका है, ठीक है। और जो 35 का अधिनियम है उसमें संघीय संघ में रियासतों को शामिल करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य यह था कि ये राज्य जो है वो साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ एक संतुलन के रूप में कार्य करेगा। मतलब क्या कहते हैं उसको, दुश्मन की तरफ से दुश्मन को मजबूत नहीं होने देने के लिए ऐसा उन्होंने प्रोग्राम किया था ना। फिर हम लोग का आते हैं 147 नंबर प्रश्न में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। जो 1930 का दशक है भारतीय राष्ट्रवादी का जो लहर है, क्या उसमें श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था? श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुजुर्गवा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। जो श्रमिक नेता थे कांग्रेस की विचारधारा को सोचते थे कि ये जो है ना, मतलब ये श्रमिक वर्ग के लिए नहीं है, अलग ही है, मतलब बुजुर्गवा लोग के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसको ए आंसर है, ए और दोनों सही आ रही है। चलिए, कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का विरोध किया था। भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन का विरोध 1930 के दशक में होने लगा था कांग्रेस के द्वारा, जबकि बेहतर परिस्थितियों के लिए श्रमिकों के द्वारा किए गए विरोध के साथ श्रमिक आंदोलन बढ़ता गया। इसके बावजूद सॉरी बिल्कुल ही आपका यहाँ पे मिस स्लिप हो गया जो कांग्रेस ने राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था, वही मुझे लगा कि क्या ही हो रहा है। जबकि बेहतर परिस्थितियों के लिए श्रमिकों के द्वारा किए गए जो विरोध होता है, ज़रा श्रमिक लोग जो विरोध कर रहे थे ना,
तो श्रमिक आंदोलन भी इस समय बढ़ रहा था। इसके बावजूद व्यापक राष्ट्रवादी संघर्ष में श्रमिक आंदोलन की सीमित भागीदारी थी। उन्हें लगा कि कांग्रेस जो है सामाजिक और आर्थिक सुधारों जैसे श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर रही थी, उनका मुद्दा नहीं उठा पा रही थी। हालांकि 1930 के दशक में कांग्रेस बढ़ चढ़ के राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग ले रहा था। ठीक है, 1930 के दशक की शुरुआत में श्रमिक आंदोलन तो बढ़ रहा था, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन में इसकी भागीदारी कमजोर थी। कितने ऐसे राष्ट्रवादी आंदोलन हैं जिसमें आप सुनते हो कि श्रमिक लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया या उनको शामिल किया गया? नहीं है ना। श्रमिक व्यापक राष्ट्रवादी कारणों के बजाय अपने तात्कालिक आर्थिक संघर्ष जैसे बेहतर वेतन, काम करने की स्थिति जो है कि इस पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। ठीक है, और देखिए कुछ श्रमिक नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना की। वह श्रमिक वर्ग के बजाय मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। जिसे अब लोग कहते हैं ना वर्तमान प्रधानमंत्री जी को कि ये जो है तो ये तो निजी सेक्टर के जो मतलब निजी कंपनियां हैं उसकी सरकार है, ऐसे वैसे करके हम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस तरह का इल्ज़ाम उस समय भी लगता था। तो कहते थे कि कांग्रेस जो है ना कि मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग के हैं। ठीक है, इसके कारण राष्ट्रवादी उभार में श्रमिकों की भागीदारी का प्रभाव कमजोर रहा। राष्ट्रवादी उभार में श्रमिक भी कम भागीदारी लिए, तो सही है ना। अब 149 में आते हम लोग। भारत के विभाजन से बचने का अंतिम अवसर निम्नलिखित में से किसकी अस्वीकृति के साथ खो गया? तो ठीक है, कैबिनेट मिशन को जैसे ही हम लोगों ने नहीं माना वो ख़त्म हो गया। 24 मार्च को 1946 को दिल्ली पहुंचा भारत। भारत आया था 23 मार्च को। मिशन ने सभी दलों और समूहों के भारतीय नेताओं के साथ जो है कि कई बातों कैबिनेट मिशन के बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोगों को पता है, पर कल भी हम लोग कर चुके हैं। जनवरी 1946 में ब्रिटेन का जो लेबर पार्टी का नेता था इटली, उन्होंने भारतीय नेताओं से कहा था कि चलो अनौपचारिक रूप से ही बात कर लिया जाए, और भारत में अपने मिशन को भेजा था, कैबिनेट मिशन को। फिर उन्होंने 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और उसके पहले ही 19 फरवरी 1946 को पैंथिक लॉरेंस ने कहा था कि यह न केवल भारत, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के लिए एक प्रत्युत्तर समूचे संसार की शांति के लिए आवश्यक है। मतलब ये कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन समझौता अंतिम प्रयास था, क्योंकि शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन जो हुआ था जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग के 3 सदस्य शामिल हुए थे। ये सम्मेलन 5 से 11 मई तक चला था। उस समय सम्मेलन में सर्वसम्मति से 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा हो गई। ठीक है, और जो है कि क्या हुआ, कहा गया ना कैबिनेट मिशन में कि भारत जो है एक प्रांत होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य दोनों शामिल होंगे। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार ये केंद्रीय सरकार के पास होगा। संघीय विषयों को छोड़कर से सभी विषय अवशेष शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभा और देशी राष्ट्रपति प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा जो है ना उसका गठन होगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे, तथा प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएगी। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन की बात थी। ठीक है, प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, क, ख, ग ऐसे करके। तो हम लोग का तो पहला ही श्रेणी था क, जिसमें बॉम्बे, बिहार ये सब थी। फिर उसके बाद जो है कि कैबिनेट मिशन जो है वो प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग की संतुष्टि के करने के लिए किया गया था। उन्हें मुस्लिम बहुल प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता का बात किया गया था। अच्छा, उसके बाद कैबिनेट मिशन में क्या है कि जब 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन भारत से चला गया तो लीग और कांग्रेस न चाहते हुए इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि यह योजना उस समय की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। उसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी हुई भारत जो है वो भूमि यातना से मुक्त हो सकती है। ठीक है, नए नए प्रस्ताव इसमें दिए गए। अंतिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, इस तरह की बात की गई थी। मुस्लिम लीग को वायसराय का प्रस्ताव मंजूर नहीं था, अतः उसने जो है कि इसको ये किया। फिर उसी विरोध में ना 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आप पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 150 नंबर प्रश्न में। आइए 150 में
किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रधार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था, जिसका आयोजन सूर्य सेन ने किया था, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख थे। कौन? मास्टर दा। सूर्य सेन जिनको कहते हैं वो भारतीय रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख थे, जो एक क्रांतिकारी समूह था जिसका उद्देश्य चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद जब्त करना था। हथियार और गोला बारूद को जब्त करना था। चटगांव शस्त्रागार पर छापे में अनंत सिंह और सुबोध राय भी शामिल थे। ये नाम आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। ये नाम बहुत अच्छा है, आप इसको देख लो एक बार। जो आपका 18 अप्रैल 1930 को चटगांव में जो शस्त्रागार छापा पड़ा था ना, जिसका आयोजन सूर्य सेन ने किया था, उनका मास्टर दा भी नाम कहते हैं उनको। वो भारतीय रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, ठीक है। और चटगांव शस्त्रागार छापे में अनंत सिंह भी थे और सुबोध राय भी शामिल थे। 3 लोग थे, ठीक है। सूर्य सेन, अनंत सिंह, सुबोध राय, ठीक। अब चलिए 150 नंबर 1 प्रश्न देखते हैं। एक ही क्वेश्चन देख रहे हो कितना बार आ रहा है। 1935 का दिन है, 1935 का बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या ही पढ़ना है, आपको तो पढ़ा ही होगा। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये नहीं था। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में नहीं। बाकी द्विसदनीय विधानमंडल था, प्रांतीय स्वायत्ता था, जब पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़े हैं। कल भी किए, आज भी आपको डिटेल कर लिए हैं, ठीक है ना। चलिए 152 में आते हैं ना। 143 में जब आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था तो सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के उद्देश्य से ये इसका गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले 1942 में मलाया में 1942 में मलाया में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सोचा गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए यानी कि आज़ाद हिंद फौज का आधिकारिक रूप से गठन 1943 में सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। ये जो है 1942 में मलाया में कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया, मलाया में, ठीक है। फिर 43 में 1 साल के बाद सिंगापुर में इसका गठन कर दिया गया। इसका नेतृत्व तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उस समय आया तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में था, बट आईएनए का गठन जो है ना, वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक सेना को संगठित किया था। उसके लिए धुरी शक्तियों, मुख्य रूप से जापान जो है, उससे समर्थन भी मांगा था। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के सैनिकों को दिल्ली की ओर मार्च करने की जो बात की, तो उसी को दिल्ली चलो कहते हैं, आईएनए को, ठीक है। चलो 153 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वह 153, ओके। 153 का बी आंसर है आपका। 153 का क्वेश्चन क्या है आपका? सॉरी, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वह जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते। हाँ, गांधी जी ने कहा कि चलो भाई, वो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दो, ठीक है ना, बट बातों मत। भारत का विभाजन आसन्न हो गया। गांधी जी ने देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के विचार का विरोध तो किया था। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि विभाजन से बचने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को भारत की केंद्रीय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। कर देते यार, कम से कम बंटवारा तो ना होता। गांधी का मानना था ना कि यह कदम मुस्लिम प्रतिनिधि के लिए जिन्ना की मांग को संबोधित करेगा और देश के विभाजन को टाल देगा। हालांकि इस सुझाव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार नहीं किया। आप देख रहे हो ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकदम एक सिरा से काट दिए। तो गांधी जी को कैसे आप विभाजन का मानते हो यार? अब पूरा पढ़ते तो हो नहीं। अब गांधी जी ही ने विभाजन कराया, ये बात सिर्फ वही लोग कहते हैं जो डेप्थ नहीं जानते, ठीक है ना। देख लो, यहाँ पे तो पढ़ ही रहे हो ना। चलो 154 में आते हैं हम लोग। त्रिपुरा का जो देशी रियासत था वो स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि जो है कि पहले से ही कुछ समूह राजपथ एवं उसके रक्षक ब्रिटिश
के विरुद्ध संघर्षरत थे। त्रिपुरा का मूल राज्य, जो ब्रिटिश शासन के दौरान एक रियासत थी, बंगाल से अपनी भौगोलिक निकटता और 20वीं सदी की शुरुआत की राजनीतिक गतिशीलता के कारण स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। त्रिपुरा का मूल राज्य 20वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गया, क्योंकि राज्य के कुछ समूह राजा के शासन और अंग्रेजों के द्वारा उनके समर्थन के खिलाफ थे। वे राजा की शक्ति को चुनौती देना चाहते थे और क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव को कम करना चाहते थे। ये प्रयास भारत की स्वतंत्रता के लिए व्यापक संघर्ष से संबंध थे। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं जो आपका 156 हो गया ना, 157 वाला जो प्रश्न है इसमें आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 157 नंबर जो प्रश्न है आते हैं हम लोग। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है उसका। बाल्कन योजना एक प्रस्ताव को संदर्भित करती है जिसका उद्देश्य क्या था? बाल्कन योजना जो है एक प्रस्ताव को संदर्भित करती है। इसका उद्देश्य भारत को विभाजित करना था, जो वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के लिए अग्रणी राजनीतिक स्थिति को संबोधित करने के लिए विचार की गई रणनीतियों में से एक थी। यह विचार यूरोप में बाल्कन राज्यों के विभाजन से प्रेरित था। ठीक है, बाल्कन योजना क्या था? सबसे पहले इसको रिमाइंड करो। चलो, बाल्कन योजना जो है ना, मतलब भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो जो बाल्कन योजना है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की दिमाग की उपज थी। उन्होंने भारत को धार्मिक आधार पर छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करने को और अलग अलग प्रांतों को सत्ता हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें पंजाब और बंगाल को अपने प्रांतों के विभाजन के लिए मतदान करने का विकल्प दिया गया था। ये 157। ठीक है, 158 में आते हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया और अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ये कैबिनेट मिशन का बात है। ठीक है, जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था ना, और परिसंघीय संघ का प्रस्ताव रखा गया था। ब्रिटिश प्रांत और रियासत दोनों शामिल थे। 1946 में भारत का दौरा करने के लिए आया था। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना इसको। साइमन कमीशन पढ़ा ही हुआ है आपका, संवैधानिक सुधार, एडविन समझौता पढ़ा हुआ है, क्रिप्स मिशन पढ़ा हुआ है, हम लोग सब कुछ ऊपर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित के लाभ उठाने का अवसर मिल गया? सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध को भारत के लिए एक ब्रिटेन की कमजोरी का फायदा उठाने का अवसर के रूप में देखें, और युद्ध का फायदा भारत की आज़ादी के लिए उठाया जा सकता है। इसके लिए जर्मनी और जापान जैसी धुरी शक्तियों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज INA या भारतीय राष्ट्रीय सेना, दोनों बात कह सकते हैं आप लोग इसको, का गठन किया गया था। ठीक है, चलो, अच्छा, भारतीय जो INA है इसके बारे में कुछ और बता देते हैं। INA के बारे में सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका विचार मोहन सिंह के मन में सबसे पहले आया। ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे मोहन सिंह। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे वो, और ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी जब, तो मोहन सिंह ने जापानियों का साथ दे दिया। ब्रिटिश सेना जब पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह ने जापानियों का साथ दिया। सिंगापुर पर भी जापान की विजय के बाद मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत 45,000 लोग जो थे वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए इच्छुक थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1 सितंबर 1942 को ही मोहन सिंह के अधीन एक आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीज़न का गठन किया गया था। इसमें पता है 16,000 से अधिक सैनिक इसमें आ गए थे। फिर दिसंबर 1942 में आते आते क्या हुआ कि जापानी तथा भारतीय अधिकारियों के मध्य बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, मतभेद हुआ, और जापानी चाहते थे ना कि भारतीय फौज जो है कम से कम 2,000 सैनिकों की हो, और जबकि मोहन सिंह चाहते थे कि 2 लाख तक इस फौज को ले जाएं। और फिर बाद में क्या हुआ, मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया था।
आज़ाद हिंद फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी भी शामिल था। ये पूछ चुका है प्रश्न आपका, मेजर फुजीवारा। ठीक है, तो जो आईएनए का गठन हुआ था ना, उसमें जापानी सैन्य अधिकारी भी था जिसका नाम है मेजर फुजीवारा। ओके, उन्होंने ही मोहन सिंह को इसके लिए तैयार भी किया था कि तुम क्या करो, भारतीय सेना को शामिल करो और भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलके काम करो। मार्च में 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी टोक्यो में। ठीक है, और इसमें इंडियन लीग, वो वाला इंडियन लीग नहीं, इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। और मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसके बाद बैंकॉक में जून 1942, मार्च के बाद जून में बैंकॉक में हुआ था बैठक, जिसमें रास बिहारी बोस गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था टोक्यो या मतलब बैंकॉक, तो दोनों में से बैंकॉक में रास बिहारी बोस गए थे और जो है कि अध्यक्ष चुना गया था इसका। इंडियन लीग का अध्यक्ष रास बिहारी बोस को चुना गया था जून 1942 में बैठक में। ठीक है, 1915 से ही जापान में निर्वासित जो जीवन जी रहे थे, आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय ले लिए थे रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए थे। सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर लाया गया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की थी। जो सुभाष चंद्र बोस है आपके, उन्होंने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए थे आज़ाद हिंद फौज के गठन के समय में। तो 1941 में बर्लिन में उन्होंने इंडियन लीजन की स्थापना की थी। अस्थायी सरकार 21 अक्टूबर 1943 को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस इसमें प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति सब कुछ थे। तो अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस, 21 अक्टूबर 1943। ओके, ये याद रखना। इसके अलावा महिला संगठन का भार वही लक्ष्मी स्वामीनाथन ली थी, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। आईएनए का नेतृत्व जब सुभाष चंद्र बोस के हाथ में 1943 में आ गया, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन इन्होंने किया और जिसका मुख्यालय रंगून को बना दिया। सुभाष चंद्र बोस अब क्या किए, रंगून और सिंगापुर में आईएनए के मुख्यालय स्थापित कर दिए, रंगून में और सिंगापुर में। आईएनए कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ा कर लिया, गांधी, आज़ाद, नेहरू। ठीक है, उसके अलावा फिर उनका नाम दिया सुभाष ब्रिगेड, झांसी ब्रिगेड, याद है ना, रानी झांसी ब्रिगेड में महिलाएं आ गई थी। फिर गांधी, आज़ाद, नेहरू, सुभाष ब्रिगेड, इस तरह से। फिर नेताजी संपूर्ण फौज में उनके अतिरिक्त मतलब सुभाष चंद्र के अलावा कौन था, शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल, ये सभी थे। ठीक है, ये याद रखना। फिर क्या हुआ, 6 जुलाई को 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में गांधी जी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा था। याद आया। मार्च जून 1944 के समय में आज़ाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रहा। शाहनवाज खान जो थे ना, जापान के साथ इंडो बर्मा क्षेत्र को घेरे, इंडो बर्मा क्षेत्र को जापान के साथ मिलकर घेरे और इम्फाल का अभियान भी किया था। 18 अगस्त को 1945 को फार्मोसा द्वीप के पास सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई हवाई दुर्घटना में। ये आपका बहुत ही मतभेद वाला बात है। चलिए, हम लोग बता चुके हैं आपको पूरा आईएनए का घटना। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था? ये 160 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सी 160। सरदार पटेल जो थे ना, वो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। सरदार पटेल कैबिनेट मिशन योजना का समर्थन कर रहे थे और कांग्रेस नेता थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे उनको संसद था क्योंकि उनको माना था ना कि यह योजना समूहीकरण का समर्थन देकर भारत की एकता को जटिल बनाती है, कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू भी इस योजना का समर्थन किए थे, लेकिन बाद में फिर वो आपत्ति व्यक्त किए और कहा कि उनका मानना था ना कि मजबूत केंद्रीय सत्ता कमजोर हो सकती है। मौका अब्दुल कलाम आज़ाद बोले कि बाद में कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका हो सकती है। ठीक है,
अब देखते हैं हम लोग 161 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया। जो लॉर्ड लिथगो थे 1942 का जो अगस्त आंदोलन था उनका सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। ठीक है, तो इसका कुछ क्षेत्र में किसानों का बड़े पैमाने पर ए आंसर सही है। जो है कि अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। कुछ क्षेत्रों में किसानों का बड़े पैमाने पर उत्थान हुआ। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, तो किसान सहित समाज के विभिन्न वर्गों की व्यापक भागीदारी इसमें देखी गई थी। लॉर्ड लिथगो ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक महत्वपूर्ण चुनौती भी माना है। ठीक है, आर सही है क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में किसानों ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया था। 162 में आइए देखते हैं क्या है। 162 में ना मिलाने के लिए मतलब सही कार्यक्रम कालक्रम, ठीक है, कालक्रम जो है कालखंड। तो अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत छोड़ो 1942, लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर हुआ आईएनए मुकदमा 1945-46 के कारण व्यापक जन आक्रोश हुआ था। बम्बई और अन्य शहरों में भारतीय नौसैनिकों के द्वारा रॉयल इंडियन नेवी 1946। तो ये आपका कालखंड में लाने वाला, ठीक है। चलो 163 में आते हैं, देखिए कितना अभी है इसमें। अब ख़त्म ही है, गवर्नर जनरल 10 नंबर है ना, तो जल्दी ही ख़त्म होगा आपका। हम लोग कहाँ थे? ठीक है, हाँ 163 में हम लोग हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत के किन विशेष निर्देशों के साथ आए थे? तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के लिए, ठीक है। माउंटबेटन भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था 1947 में, और भारत को एकजुट रखना उनका प्राथमिक लक्ष्य था, ठीक है। चलो माउंटबेटन तो पता ही है 3 जून को माउंटबेटन योजना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके कारण भारत का विभाजन 2 राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं तो। कुछ प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। कुछ मिशन केवल श्वेत लोग संबंधित थे, नहीं ये श्वेत लोग के कारण नहीं थे, ये साइमन कमीशन का बात है ना। तो ये आपका देख रहे हो ना, वन लाइनर ही है एक तरह से समझो, तो फिर आप डर जाते हो कि कथन कारण वाला है, स्टेटमेंट वाला है। बाबा रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तो आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज ही है ना। चलो ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके 165 में आते हैं। जब वर्ष 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था, तब लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था। ये लूसेंट में भी दिया है यार, आप तो क्या ही बताऊँ आपको। अंतरिम सरकार का सब कुछ याद होना चाहिए, कौन से विभाग को कौन से लोगों को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। 166 में आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हो गई थी क्योंकि वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, ठीक है। 167 में आते हैं भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे बाबा, वो रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे, ठीक है। सांप्रदायिक गतिविधियों को देखकर कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे, ठीक है। 168 में आते हैं हम लोग, जो पूना समझौता हुआ था ना 1932 में, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे, और सांप्रदायिक पंचायत में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की बात की गई थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया था क्योंकि उनको डर था कि हिंदू समाज कहीं खंडित ना हो जाए। पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, इसमें जो है कि ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता में दलित वर्गों यानी कि हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को हल करने की एक समझौता था, ठीक है। तो किसका प्रावधान था? डी 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 सही है। ओके चलो 168 हो गया ना आपका। 169 में हम लोग आते हैं। किसने भारत के संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? तो 1934 में स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी एक भारतीय राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य विशेष रूप से मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में हुआ था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी के मन में आया था भारतीय संविधान को तैयार करने की बात, ठीक ठीक है। चलो 170
170 नंबर प्रश्न आइए देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश संप्रभुता कायम रही। ब्रिटिश संप्रभु ने स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की थी। ये सत्य है, लेकिन ये असत्य है, लेकिन आर सत्य है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश संप्रभुता कायम कैसे रहेगी? ब्रिटिश संप्रभु ने स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की थी। ये सही है, ठीक है। माउंटबेटन, ओके, याद है ना। चलो, तो संप्रभुता तो सत्ता हस्तांतरण हो गया था ना 15 अगस्त 1947 के बाद। तो ये आपका गलत। आर इसलिए सही क्योंकि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के बाद एक संक्रमणकालीन अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रिटिश संप्रभुता जारी रहेगी, ठीक है। उनको नियुक्ति की गई थी। 171 में आते हैं, जल्दी से आ जाओ, ख़त्म ही करना है इसको। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई जो बैठक, जो प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन जिसको कहते हैं ना, ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं था, एक ही सम्मेलन का 3 अवस्था था। ये हम लोग घटना चक्र में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आ जाओ, खत्म ही कर देती हूँ। 172 न कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे, ठीक है। आइए ये वाला पढ़ देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये जो है कि आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। गठन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी शाखा के रूप में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के साथ मिलकर भारत में सामाजिक आर्थिक समानता को हासिल करने के लिए समाजवाद की वकालत किए थे। कांग्रेस समाजवादी दल ने समाजवाद और आर्थिक न्याय की दिशा में अपनी नींव रखी थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी इसमें। 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य, प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल होगा, संविधान निर्माण करने का अधिकार होगा। बट पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग कैबिनेट मिशन भी पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो बता चुके हैं। इसमें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ना कल से करेंगे गवर्नर जनरल। कल पढ़ के आइएगा गवर्नर जनरल, और क्वेश्चन देखिएगा कितना आपसे सही होता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।